in series is connected to 230 volt and 50 hertz supply. The resistance of the circuit is negligible. What is the average power transfer to the inductor? Okay. Dev Modi, Yes, sir. इस क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? Can you explain this question? देव मोदी, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सब दिया है, एवरेज पावर फाइंड। सो प्राची, एवरेज पावर का कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? प्राची, एवरेज पावर का कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द इंडक्टर, है ना? तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? I square RMS into R. I RMS का स्क्वायर, बट रेजिस्टेंस भी नेग्लिजिबल है तो स्मिथ, यस सर। क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बताओ? पावर का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस अल्फा। अल्फा क्या है? फेज डिफरेंस है, ठीक है? और यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? π/2, तो पावर कितना हो जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्राची, क्वेश्चन रीड करो। a series LCR circuit with inductance 0.12 Henry and capacitance 480 nanofarad and resistance is 23 ohm is connected to a 230 volt variable frequency supply. What is the Q factor of the given circuit? बताओ क्या करेंगे इसके लिए आप? Sir, 1/R root L by C. एग्जैक्टली। जो Q फैक्टर है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/R अंडर रूट ऑफ L/C। ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है? आंसर निकाल के बताओ क्या आएगा। एवरीवन स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। वैल्यूज गिवन है, यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज एंड यू विल हैव अ आंसर। सो स्टार्ट डूइंग इट। समझ में आया? क्या करेंगे? Q इज इक्वल टू 1/R अंडर रूट ऑफ L/C, जिसमें हमने रेजिस्टेंस का वैल्यू पुट किया, इंडक्टेंस का वैल्यू पुट किया, कैपेसिटेंस का वैल्यू पुट किया। जस्ट नाउ लेफ्ट इज टू डू द कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है? और कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? क्वालिटी फैक्टर कितना आएगा? 21.74। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. नीर मेहता, क्वेश्चन रीड करो। नीर मेहता, क्वेश्चन रीड करो। A power transmission line feeds input power at 2300 volt to a step-down transformer with its primary winding having 4000 turns. What should be the number of turns in the secondary in order to get output power at 230 volt? ठीक है, इसे आप लोग सभी सॉल्व करें, सभी लोग इसको सॉल्व करें। चलो, हो जाना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व, बहुत इजी है। कल हमने इसकी पूरी थ्योरी पढ़ी है, ठीक है? स्टार्ट सॉल्विंग इट एवरीवन। क्या फॉर्मूला अप्लाई? EPIS, EPIP is equals to ESIS. क्या? फिर से बोलो। EPIP is equals to ESIS. तो इसमें करंट कहाँ जरूरत है? हाँ मैम, लेकिन फिर तो उससे पता चल जाएगा ना डायरेक्ट। मतलब मेन वो है, लेकिन EP equal to NS upon N.
हाँ खुशी हाँ क्या बोल रही हो? ES upon EP equals to NS upon NP. एग्जैक्टली क्या आएगा? ES बाय EP इज इक्वल्स टू NS बाय NP। ठीक है, आपको क्या क्या गिवन है? तो देखो इनपुट पावर दिया 2300 वोल्ट, मतलब पावर इनपुट हो जाएगा 2300 वोल्ट, मतलब प्राइमरी वोल्टेज। फिर स्टेप डाउन ट्रांसफर के अंदर हमें दिया गया है द प्राइमरी वाइंडिंग्स है 4000 टर्न, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग कितना है? तो 4000 टर्न्स है। व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी आपको फाइंड करना है। जब वोल्टेज कितना मिल रहा है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कितना मिल रहा है? यू आर गेटिंग इट 230 वोल्ट। बोलो क्लियर है यहाँ तक? सो अब आप यहाँ पे देखिए कि ES बाई EP इक्वल्स टू NS बाई NP में सिर्फ वैल्यू पुट करो। तो ES कितना है 230, EP कितना है 2300, NS दैट यू नीड टू फाइंड आउट, और NP दैट इज 4000। तो ये 23 230 गया, यहाँ कितना है नीचे 10। ठीक है, तो NS इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4000 बाय 10, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज 400। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मिथ। स्मिथ Yes, yes, sir. क्वेश्चन रीड कर भाई। A coil of induction 0.50 here and resistance 100 ohm is connected to a 240 watt 50 hertz AC supply. What is the maximum current in the coil? बोलो क्या करेंगे? हाँ भाई बताओ क्या करोगे? विश्वा, 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 यहाँ पर आपको एक कॉइल दी है जिसके इंडक्टेंस है 0.5 हेनरी, 0.50 हेनरी। ठीक है, तो L है 0.50 हेनरी एंड द रेजिस्टेंस इज 100 ओम एंड कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 240 वोल्ट सप्लाई। अब ये जो 240 वोल्ट सप्लाई है, क्या ये पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है या RMS वैल्यू है? RMS। RMS। तो VRMS कितना हो जाएगा 240 वोल्ट, राइट? एंड फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है? दैट इज 50 हर्ट्ज एंड द मैक्सिमम करंट हमें निकालना है। तो एक बेसिक फॉर्मूला हमें जो पता है वो ये है कि IRMS जो है वो होता है IM बाई √2। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि IM इज इक्वल टू √2 IRMS। इसका मतलब अगर आप IRMS निकालोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट मिल जाएगा। यस और नो? तो हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पे, हम लिखेंगे दैट I maximum is equals to √2 IRMS। so √2 IRMS को हम क्या लिखेंगे? VRMS by Z। क्या लिखेंगे? VRMS by Z। so √2 VRMS का वैल्यू कितना है 240 वोल्ट, और इम्पिडेंस Z की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ठीक है, तो R का स्क्वायर करेंगे और यहाँ XL का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो √2 इंटू 240, तो 1.41 इंटू 240 बाय अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर। R कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। XL स्क्वायर मतलब 2 पाई FL, उसका स्क्वायर तो 4 pi square f square L square। okay, so now we know the value of frequency, we know the value of L also। ठीक है, so आपको क्या करना है यहाँ पे? you just need to find out the, you just need to put the values and you need to do the
कैलकुलेशन पार्ट। सो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट आएगा दैट इज 1.82 एम्पियर, ये आपको कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट कितनी आ गई? 1.82 एम्पियर। बोलो, कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? एनीवन हैज एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। This figure shows a series LCR circuit connected to a variable frequency 230 volt source. ठीक है, इंडक्टेंस दिया है, कैपेसिटेंस दिया है। प्रथम 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 शान क्या करेंगे बताओ इसमें? सर पहले VRMS निकाल लेंगे ना, VRMS गिवन ही है। मतलब ऐसे, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कंडक्टर निकाल लेंगे, बाद में पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर के अक्रॉस निकाल लेंगे ना, बाद में रजिस्टर के अक्रॉस निकाल लेंगे, बाद में टोटल निकाल लेंगे एलसी कॉम्बिनेशन का। शो करना है दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज जीरो। ये कैसे करोगे? सर VLC इक्वल्स टू IXL माइनस XC कर लेंगे। सही है। चलो देखो क्या करेंगे, समझिए। सबसे पहली चीज तो हमें RMS पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है अक्रॉस द थ्री एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, हमें 230 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है। ठीक है, तो पोटेंशियल अक्रॉस R, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर एंड पोटेंशियल अक्रॉस L। तो जैसे आप जानते हैं VR इज इक्वल्स टू हम क्या निकालेंगे, दैट इज IRMS इंटू R। ठीक है, और IRMS निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? IRMS निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? I0/√2। I0/√2 करेंगे। ठीक है, अब हमें 230 वोल्ट की सप्लाई गिवन है। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको I0 निकालना है तो I0 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? E0/R करना पड़ेगा। यस और नो? तो E0 निकालने के लिए क्या करेंगे? √2 टाइम्स ऑफ ERMS बाय R। R की वैल्यू कितनी है? अच्छा, इसमें लिखना रह गया है, रेजिस्टेंस लेना है 40 ओम। ठीक है, सो रेजिस्टेंस आ जाएगा 40। नाउ √2 इंटू ERMS। ERMS मतलब ये वैल्यू हो गई 230 वोल्ट। यस और नो? तो √2 इंटू 230 डिवाइड बाय 40। तो I0 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? I0 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8.13 एम्पियर। ठीक है, तो पोटेंशियल अक्रॉस R निकालना है तो I0/√2 इंटू R। I0 की वैल्यू आपको पता है दैट इज 8.13, रेजिस्टेंस आपको पता है दैट इज 40 एंड √2 की वैल्यू पता है 1.41। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर कितना आ जाएगा? 230 वोल्ट। बोलो, आई बात समझ में?
हेलो, यहाँ तक क्लियर है? क्या इसी तरीके से हम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर्स एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं? VL इक्वल्स टू आई नॉट इंटू XL एंड I नॉट इंटू XC, राइट? ओके, आगे देखिए। अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें ये करना है दैट the potential drop across the LC combination is zero at the resonating frequency। ठीक है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? देखो RLC सर्किट हमारे पास है, तो RLC सर्किट के लिए हम लिख सकते हैं फॉर RLC सर्किट we can write that V is equals to under root of VR square plus VL minus VC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? V स्क्वायर इज इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। V का जो वैल्यू है वो कितना है? 230, और वोल्टेज अक्रॉस R कितना है? कितना आया? 230 आया। पोटेंशियल अक्रॉस R कितना आया? 230 आया, तो वो भी लिख दिया 230 का होल स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो कि 230 ये और ये एक दूसरे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? VL माइनस VC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स VL इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? VC। VL इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? VC। दैट मीन्स यहाँ से VL माइनस VC इक्वल्स टू 0। ये पिक्चर तो क्लियर हो गई। So what we can say, the potential difference across the LC combination is 0। तो VL इज इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू XL माइनस I इंटू XC इक्वल्स 0। तो यहाँ लिख देंगे XL इक्वल्स टू XC। बोलो क्लियर है? So what we have done, we have proved that the potential drop across the LC combination is 0 at the resonating frequency। और resonating frequency की तो कंडीशन यही होती है, XL equals to XC। yes or no? Yes. बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? सर Yes. yes। सर फिर से समझाओ, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी और आपकी आवाज भी नहीं आ रही थी। ओके ठीक है, कहाँ से समझाऊं बताओ बेटा? तो स्टार्टिंग से आवाज चली गई, बाद में कनेक्ट ही नहीं हो रहा था तो। अच्छा ठीक है, तो पूरा वापस समझाऊं? हाँ सर। ठीक है, देखो यहाँ पर बेटा हमारे पास में एक LCR सर्किट लिया हुआ है, जिसके अंदर हमने इनपुट वोल्टेज दिया है 230 वोल्ट का। अब आप सभी को पता है कि जो 230 वोल्ट जो सोर्स ऑफ इनपुट दिया है, दैट इज द RMS वैल्यू। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द थ्री एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट, मतलब R के अक्रॉस, L के अक्रॉस और C के अक्रॉस। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? और दैट इज आल्सो RMS वैल्यू। सो IRMS इंटू R लिखेंगे, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ IRMS। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे IRMS इक्वल्स टू I नॉट बाय रूट टू, राइट? क्या लिखेंगे? I नॉट बाय रूट टू, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ I नॉट आल्सो। तो I नॉट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया? हमने I नॉट के लिए लिखा E नॉट बाय R, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द EMF बाय R। अच्छा, अब देखिए E नॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है? तो E नॉट होता है रूट टू टाइम्स ऑफ ERMS बाय 40। अब ERMS की वैल्यू आपको पता है कितनी है? ERMS है 230 वोल्ट। कितना है? 230 वोल्ट। तो 230 इंटू 1.41 डिवाइड बाय 40, तो ये आ जाएगा आपको करंट कितना मिलेगा? 8.13 एम्पियर। करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8.13 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने उस सभी वैल्यूज को पुट किया। द पीक वैल्यू ऑफ द करंट हमने पुट किया 8.13, रेजिस्टेंस का वैल्यू है 40 एंड रूट टू इज 1.41। तो पोटेंशियल अक्रॉस आर हमें मिल गया, दैट इज 230 वोल्ट। कितना मिल गया? 230 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिए, इसी तरीके से आप एल के अक्रॉस निकाल सकते हैं और सी के अक्रॉस भी निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज जीरो एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये आपको प्रूव करना है कि भाई रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास में आरएलसी सर्किट का फॉर्मूला क्या है, दैट V इक्वल्स टू अंडर ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर है। अच्छा, अब हमने Yes. क्या किया बेटा, यहाँ पर हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया। जब स्क्वायर किया तो देखा कि V स्क्वायर इज इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर हमें जो ऑलरेडी V दिया हुआ था दैट वाज 230 वोल्ट and the new VR, that is potential drop across the R हमने जो निकाला that is again 230 volt। ए चिकन मळे सो यहाँ पर आप देखिए हमने क्या किया, V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। नाउ द पोटेंशियल कितना है, 230 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द R, दैट इज अगेन 230 व्हिच वी हैव फाइंड आउट। ठीक है, और VL माइनस VC का होल स्क्वायर, तो ये वाला जो पार्ट है ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, VL माइनस VC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड नाउ VL माइनस VC का होल स्क्वायर इक्वल्स 0, तो वी कैन इक्वेट इट कि भाई पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज 0 इन विच कंडीशन, तो देखो I इंटू XL माइनस I इंटू XC इक्वल्स टू 0, तो XL इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, XC हो जाएगा। यही तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का जो है कंडीशन रहता है। बोलो क्लियर है यहाँ तक, Yes, sir. कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिया रीड करो इसे। A 100 microfarad capacitor in series with a 40 ohm resistance is connected to a 110 volt and 60 hertz supply. What is the maximum current in the circuit? चलो कौन फाइंड करेगा, शान क्या करेंगे बताओ? देखता हूँ सर, करता हूँ सर, सॉल्व करता हूँ। चलो सॉल्व करो सभी लोग, वो करेगी कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, दैट इज XC is equals to 1 bar 2 pi FC, the maximum value of the current that we need to achieve, तो हम लिखेंगे VM by Z, that is impedance। VM we can write root 2 times VRMS by under root of R square plus X square, root 2 VRMS आपको दिख ही रहा है, that is given is 110 volt by under root of R square, तो रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम है, प्लस XC स्क्वायर दैट मींस 1/2 pi FC का होल स्क्वायर, तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 हर्ट्ज और कैपेसिटेंस कितना है 100 माइक्रोफैराड उसका होल स्क्वायर। तो आपको तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट जो मिलेगी वो कितना मिलेगी 3.24 एम्पियर। वो लोग क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है बेटा? हेलो, Yes. anyone has any doubt in this chapter? भाई किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर में तो पूछ लो अभी। ठीक है, चलो बढ़िया है, नहीं है तो मैंने एलसी ऑसिलेशन करवा दिया ना? हाँ, sir. Yes.
ओके ठीक है। अपरेंट पावर क्या है? हम लोग क्या लिखते हैं? पावर इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई लिखते हैं, यस और नो? Yes. तो बेटा यही जो है यही आपका अपरेंट पावर होता है। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है। इसे कुछ बुक्स में लिखा जाता है that apparent power is equals to E nu I nu। मैंने आपको बीच में भी बताया था कि अपरेंट पावर को हम E nu I nu दैट मींस ERMS IRMS, सिर्फ नाम अलग है, काम वही है। बोलो, बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ सर। कई जगह ये भी लिखा होता है द व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट, तो कई लोग लिखते हैं दैट पावर फैक्टर कैन बी रिटन एज ट्रू पावर बाय अपरेंट पावर। तो ट्रू पावर मतलब आपका पावर पी, और अपरेंट पावर मतलब ई न्यू आई न्यू। ठीक है, अब पावर को हम क्या लिखते हैं? ई न्यू आई न्यू कॉस फाई। तो आप देखो पावर बाय ई न्यू आई न्यू करोगे तो आपके पास क्या बचेगा? पावर बाय ई न्यू आई न्यू आप करोगे तो क्या बचेगा? कॉस फाई। तो इसे हम क्या लिखते हैं? कॉस फाई। और यही आपका पावर फैक्टर है, यही आपका क्या है? पावर फैक्टर। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। एक टर्म आपने सुनी होगी, आई डोंट नो सुनी है नहीं सुनी है, बता देता हूँ। देखिए, टर्म है वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट सुना है पहले? वॉटलेस करंट या फिर आइडियल करंट कहते हैं इसे। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? यह है द करंट विच कंज्यूम्स नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस इज कॉल्ड वॉटलेस करंट या फिर आइडियल करंट। क्या कहते हैं? द करंट विच कंज्यूम no power for its maintenance in the circuit is called wattless or ideal current। बोलो, क्लियर है? हाँ भाई, समझ में आया कि नहीं? क्लियर है यहाँ तक? हेलो, Yes sir।
देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल लिख के बता देता हूँ आपको, और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी वॉटलेस करंट के बारे में। ये वाई एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस ले लिया ठीक है। और हमने ऐसा कर लिया कि भाई ये आपने यहाँ पे ले लिया आई न्यू, और ये हमने ले लिया ई न्यू, ठीक। अब ई न्यू और आई न्यू के बीच में एक एंगल बन रहा है फाई। कौन सा एंगल बन रहा है? फाई। अब न्यू इसलिए लिखा है बेटा बिकॉज इट्स अ वर्चुअल करंट, इट्स अ वर्चुअल करंट या फिर वर्चुअल ईएमएफ इसे हम कहेंगे, जो मैंने आपको बताया ना अपेरेंट पावर वाला, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि ये जो आई न्यू है जिसने फाई मतलब कि एंगल बनाया है ई न्यू की, तो अगर मैं आई न्यू को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करूं लाइक दिस, देखिए इसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं। एक कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी आई न्यू कॉस फाई, और ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? आई न्यू साइन फाई हो जाएगा, यस और नो? I knew sin phi. ये हो जाएगा आई न्यू साइन फाई, ठीक। अब आप एक चीज समझो, the vector sum of two perpendicular components I nu cos phi and I nu sin phi, ठीक है। ये जो I nu है, this I nu is the vector sum of I nu cos phi and I nu sin phi. Now the average power consumed per cycle in the circuit due to component I nu cos phi, ठीक है। अगर मैं एवरेज पावर निकालूं ड्यू टू I nu cos phi, तो हम क्या लिखेंगे? दैट एवरेज पावर इज इक्वल्स टू E nu इंटू I nu cos phi, ठीक है। और ये दो तो E और I आया, और एंगल कितना बन रहा है? cos 0 दोनों के बीच में। भाई आपका एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? E nu I nu cos phi, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। मतलब कि E nu तो E nu है ही, I nu हमने लिया I nu cos phi, और cos phi में cos की वैल्यू कितनी आई? जो फेज पावर फैक्टर है वो कितना आया? 0। बिकॉज आप देखो I nu cos phi और E nu दोनों कहाँ पर हैं? एक ही पे है, मतलब फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0। तो कितना आ जाएगा? E nu I nu cos phi इंटू cos 0। तो पावर एवरेज कितना आया यहाँ पे? देखो एवरेज पावर कितना आ गया? दैट इज E nu I nu cos phi, ठीक है। लेकिन अगर कोई ये कहे दैट फाइंड द एवरेज ओवर द कंप्लीट साइकिल ड्यू टू I nu sin phi, तो हम क्या लिखेंगे? दैट एवरेज पावर इज इक्वल्स टू E nu, I nu की जगह लिखेंगे I nu sin phi एंड cos phi, ये ये I और ये पावर फैक्टर, तो E nu I nu sin phi पावर फैक्टर फेज कितना आएगा? फाई की वैल्यू कितनी आएगी? 90। भाई इन दोनों के बीच Phi में by एंगल कितना 2. आ रहा है? ये आपका ई न्यू है और ये आपका ई न्यू साइन फाई है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। तो cos 90, तो cos 90 क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब एवरेज पावर फॉर द आई न्यू साइन फाई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट। इसीलिए ये जो आई न्यू साइन फाई जो कंपोनेंट हमने लिया है बेटा, इसे हम कहते हैं आइडियल कंपोनेंट और वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ द एसी। ये जो आई न्यू साइन फाई है इसी को हम कहते हैं आइडियल करंट या फिर वॉटलेस करंट। क्यों कहते हैं? क्लियर हो गया? बिकॉज उसका कोई रोल नहीं है पावर कंजप्शन में, उसका कोई रोल नहीं है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? ठीक है। अच्छा अब एक चीज और है जो कि थ्योरेटिकल पार्ट है, वो क्या कि भाई एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं एसी के?
नो डाउट आप पहले भी पढ़ चुके हो, बट एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC, तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं? ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो AC मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था ना, लॉन्ग डिस्टेंस पे हमें ट्रांसमिट करना होता है उस टाइम पे। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट को यू कैन ट्रांसफर, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है उसे हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, कैन बी ट्रांसमिटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। DC को कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज तो यही है। ठीक है, दूसरी चीज AC वोल्टेज कैन बी इजीली वेरिड यूजिंग ट्रांसफार्मर। तो AC वोल्टेज कैन बी वेरिड, कैन बी वेरिड इजीली, जैसा हमें उसको कम करना है ज्यादा करना है वैसा हम उसे कर सकते हैं। तीसरा, दैट AC कैन बी कन्वर्टेड इनटू AC कैन बी converted into DC। ठीक है, चौथा देखो, the AC is easier and cheaper to generate than DC। ऑल्टरनेटिंग करंट को टू जनरेट, ठीक है, एंड ऑल्सो चीपर, मतलब कि सस्ता भी पड़ता है इसको जनरेट करना, देन DC। बोलो क्लियर है? ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या क्या है भाई इसके? डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो ये है that it is more dangerous to work with AC at high voltages। It is more dangerous to work with AC at high voltages। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि ऑल्टरनेटिंग करंट अगर आपको लगता है ना तो वो अट्रैक्टिव होता है, मतलब वो आपको खींचता है अपनी तरफ, जबकि DC क्या होता है, रिपल्सिव होता है, तो आपको दूर फेंकेगा। ठीक है, तो शॉक ऑफ AC इज, कई लोगों को तो पहली बार पता चला होगा कि ऐसा भी होता है, द शॉक ऑफ AC इज अट्रैक्टिव, वो आपको अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, एंड DC क्या होता है, रिपल्सिव होता है। बोलो क्लियर है? ठीक है, अब कुछ हम लोग साइंस के अंदर कुछ ऐसी चीजें, एक्सपेरिमेंट्स हैं या कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जहां पर हम AC का यूज नहीं कर सकते। लाइक देयर आर सर्टेन फिनोमेना लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो टाइपिंग एटसेट्रा। ठीक है, विच AC कैन नॉट डू, मतलब हम AC का यूज वहां पे नहीं कर सकते हैं, वहां पे हमें किसकी जरूरत पड़ती है, DC की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, बोलो। अब यहाँ तक, अब आप एक काम करो, अब आप अपनी बुक उठाओ और उसमें देखो क्या कोई भी पॉइंट छूटा है, अगर छूटा है तो मुझे बताओ, वैसे अब कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट हो गया अपना।